हेलो एंड वेलकम टू द कलेक्टर बाबू। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी की एक सीरीज जो है वो रन कर रहे हैं। सिमिलरली हम इकोनॉमी के बाद में अदर सब्जेक्ट की भी सीरीज रन करेंगे। फोकस हमारा क्लियर है कि हमको क्या करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा कि जो इकोनॉमी है, अगर आप उसको पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे तो हमने ये देखा कि टोटल 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आप देखोगे कि 80 टू 90% जो क्वेश्चन हैं वो इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को 10 वीडियोस में हम कवर करेंगे। उसमें हमारा फोकस क्या रहेगा, रिवीजन का रहेगा। साथ ही साथ हम उसके जितने भी 10 से 15 साल के पुराने पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व करेंगे। इससे होगा क्या कि एक तो पीवाईक्यूज भी रिपीट हो रहे हैं तो उससे आपको फायदा होगा। सेकंड चीज, पीवाईक्यू जब आप सोल्व करोगे तो इससे आपकी जो रियल क्वेश्चन है, यूपीएससी लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उसको सोल्व करने की एक एबिलिटी जनरेट होगी। तो हम क्या करेंगे, लाइव क्वेश्चन भी सोल्व कर रहे हैं और फोकस क्या कर रहे हैं कि कैसे आपको अपने नॉलेज को अप्लाई करना है। यानी कि अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो आप कॉमन सेंस से या फिर एलिमिनेशन टेक्निक से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, इस पर हमारा पूरा फोकस जो है वो रहेगा। तो हम हर सब्जेक्ट में क्या करेंगे कि आपको हर सब्जेक्ट की जो 10 वीडियोस की जो सीरीज है वो हम ला कर देंगे। तो इससे आपका उस टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 10 टॉपिक्स किसी सब्जेक्ट के, वो रिवाइज हो जाएंगे। साथ ही साथ उसके पीवाईक्यूज भी कवर हो जाएंगे और आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक है, अप्रोच, वो भी डेवलप हो जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका एक कंप्लीट प्रीलिम्स का जो सॉल्यूशन है वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश जो है इस वीडियो के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये जो सेकंड वीडियो इकोनॉमी का, पहला वीडियो हम लोग डाल चुके हैं, इन्फ्लेशन हमारा जो है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग कवर करेंगे मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग में भी क्या करना है, सिंपल कि एक तो रिवीजन करेंगे हम पूरे मनी एंड बैंकिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, कॉन्सेप्ट का, क्योंकि यूपीएससी में अगर इकोनॉमी के क्वेश्चन देखोगे प्रीलिम्स में तो काफी कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होते हैं। एक बार आपने कॉन्सेप्ट उसको समझ लिया, इजी लैंग्वेज में एग्जांपल के थ्रू आपने समझ लिया, तो आपको वहां पर रिकॉल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, पूरे 10 से 15 साल के हम लोग पीवाईक्यूज जो है वो सारे कवर करेंगे और साथ ही साथ में जो लाइव क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच है, कॉमन सेंस से, एलिमिनेशन टेक्निक से, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा मनी के बारे में जान लेते हैं कि बेसिकली मनी क्या है। तो मनी एक टाइप की मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एग्जाम्पल क्या, आप कुछ भी कपड़े खरीदने जाते हो, खाना लेने जाते हो, ठीक है, तो आपको बदले में क्या देना पड़ता है, करेंसी देनी पड़ती है, नोट्स देने पड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब आप किसी को पैसे दोगे तभी बदले में आप उससे सामान ले पाओगे। मतलब जो आप एक्सचेंज कर पा रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का, वो आप मनी के थ्रू ही कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये कब शुरू हुआ, जब चाइना में करेंसी, पेपर करेंसी की शुरुआत हुई, फिर वो यूरोप में गया। बट उससे पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम। हमने हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशन देखी, ठीक है, तो वहां पे भी हमने क्या देखा था कि बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, सपोज करो एक व्यक्ति के पास में है गेहूं, ठीक है, वीट है, और एक व्यक्ति के पास में है राइस। तो क्या करेगा, ये राइस वाला जिसके पास पर्सन के पास में, जो उसके पास राइस है, वो देगा ए को कि भाई मेरे को एक काम कर, तू राइस ले ले, मेरे पास राइस है, और बदले मेरे को वीट दे दे। तो इस टाइप से ये लोग बार्टर सिस्टम करते थे। तो बार्टर सिस्टम का एक प्रिंसिपल क्या है कि यहाँ पर आपको चाहिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी कि ये जो रेस के वीट के बदले राइस ले रहे हैं, ठीक है, और वीट के बदले जब राइस ले रहे हो, वाइट, और राइस के बदले वीट ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब यहाँ पर अगर ए व्यक्ति है और ये व्यक्ति है बी, तो मतलब बी को वीट की जरूरत है तभी उसने राइस दिए, या फिर ए को राइस की जरूरत है तभी उसने अपना वीट देकर राइस लिया। मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए। मतलब इन दोनों को एक दूसरे की चीजों की जरूरत होनी पड़ेगी, तब जाके बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल होता था। मान लो ए व्यक्ति है जिसके पास में वीट है, अब इसको चाहिए राइस, ठीक है, और इसके पास में आता है सी नाम का व्यक्ति जिसके पास में होता है कि कुछ कपड़े हैं, क्लोथ हैं। अब जब ये जाता है कि भाई मुझे वीट चाहिए, बट ये क्या करेगा, नहीं मेरे को राइस चाहिए, पर तुम्हारे पास में तो कपड़े हैं, क्लोथ है, तो यहाँ पर क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं हुआ। तो इस वजह से बार्टर सिस्टम में यही प्रॉब्लम थी। दूसरा, सर्चिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। भाई आपको ढूंढना पड़ेगा ना, जैसे ए को राइस चाहिए तो उसको राइस वाला बंदा ढूंढना पड़ेगा जो उसको राइस के बदले वीट लेने को जो रेडी हो जाए। तो सर्चिंग कॉस्ट ज्यादा थी। स्टोरेज इशू, कि भाई आप राइस को और वीट को ज्यादा देर तक आप रख नहीं पाओगे ना। मान लो आपको कपड़े की जरूरत है बट कपड़े वाला आ नहीं रहा है, और कितनी देर तक आपने वीट को, राइस को संभाल के रख पाओगे, क्योंकि वो खराब होने लगेगा। तो एक इशू ये था। फिर यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब सपोज करो राइस को आप कैसे मतलब जिसका राइस पूरा देना है, ठीक है, अब मान लो किसी को सिर्फ 5 kg चाहिए या 2 kg चाहिए, तो वो उस में तोड़ नहीं पा रहे थे। ठीक है, यहीं पे यूनिट ऑफ अकाउंट रुपी जो है, करेंसी जो है, वो काम आता है कि आपको 5 रुपए की भी करेंसी मिल रही है, 10 रुपए की भी मिल रही है, 20 रुपए की भी मिल रही है, 100 रुपए की मिल रही है, तो आप इजीली जो है ट्रांजेक्शन जो है कर पा रहे हो। वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, खासकर अगर कपड़े हैं या फिर होर्स है। ठीक है, यहाँ पर बार्टर सिस्टम में ये जो यूनिट ऑफ अकाउंट है उसको आप अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो ये बेसिकली सारे इश्यूज थे बार्टर सिस्टम के। इसी वजह से क्या लेके आए हम लोग, मनी लेके आए।
करेंसी कॉइन्स लेके आए, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी हमारी जो मनी का एक इवोल्यूशन देखने को मिला, ठीक है। जैसे कि हमने वहाँ पे पंच मार्क कॉइन्स देखे थे, ठीक है, बट उसके कोई खास हमको ज़्यादा हमें उसके बारे में आइडिया नहीं लगा। फिर हमने धीरे-धीरे हमारा कमोडिटी मनी जो है वो स्टार्ट हुआ। कमोडिटी मनी यानी कैसा, जो गोल्ड है आपका, ठीक है, या सिल्वर है, तो इसमें क्या है, इनकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो कमोडिटी मनी में क्या होता है, उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, मतलब सिल्वर की अपने आप में एक वैल्यू है, गोल्ड जो है अपने आप में वैल्यू जो है वो कैरी करता है, ठीक है। बट अब यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि इनकी तो जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, सबको तो दिया नहीं जा सकता। तो इसका ही कमी को दूर करने के लिए हमने क्या शुरू करा, पेपर करेंसी। बेसिकली ये चाइना से शुरू हुई थी पेपर करेंसी, ठीक है। उसके बाद में यूरोप जाती है और फिर सब जगह ये यूज होने लगता है। अब पेपर करेंसी मतलब क्या, जैसे कि आपने रुपए के नोट देखे होंगे, 100 रुपए हैं, ठीक है, तो वो 100 रुपए का वेटेज रखता है, अपने आप में उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। कमोडिटी मनी में क्या था कि गोल्ड है, सिल्वर है, इनके आपस में इनकी अपने आप में एक वैल्यू होती है। पेपर करेंसी में क्या होता है कि भाई यहाँ पे आरबीआई आपको ये बोल रहा है कि ये जो 100 रुपए का नोट है, आप कभी भी मेरे पास लेके आना, इसके बदले में आपको 100 रुपए की वैल्यू का मैं आपको वापस कर दूंगा, ठीक है। मतलब अपने आप में ये जो पेपर करेंसी, उसमें अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, जस्ट बिकॉज कि इसमें क्या है कि आरबीआई ने बस इसको बैक किया है, इसको ऑथराइज किया है कि इसको 100 रुपए की वैल्यू ये कैरी करता है, बस वो आरबीआई ने बोला, इस वजह से 100 रुपए की वैल्यू कैरी कर रहा है, ठीक है। अब ये जो पेपर करेंसी है, ये क्या है, एक टाइप की फिएट करेंसी है। अब यहाँ पर फिएट करेंसी का मतलब क्या है, ऐसी करेंसी जिसको किसी अथॉरिटी ने इशू किया है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, रुपी यूज करते हैं, तो रुपी एक टाइप की क्या हो गई, एक टाइप की फिएट करेंसी हो गई। अब ये फिएट करेंसी क्यों है, क्योंकि इसको आरबीआई ने ऑथराइज किया है, आरबीआई ने इसको इशू किया है, मतलब किसी अथॉरिटी ने, सेंट्रल बैंक ने ऑथराइज किया है, इशू किया है, इस वजह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक फिएट करेंसी है, ठीक है। तो जितनी भी दुनिया में कोई सेंट्रल बैंक ने या गवर्नमेंट ने कोई करेंसी को जारी किया है, तो उस करेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिएट करेंसी, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है लीगल टेंडर का, यानी कि जितनी भी फिएट करेंसी होती हैं, ठीक है, वो एक टाइप की लीगल टेंडर होती हैं, क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने बाय लॉ क्या कर रखा है कि आप इसको बाय लॉ जो है, इसको आप ठुकरा नहीं सकते, मतलब इसको आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। मान लो कोई व्यक्ति आता है 10 रुपए के कॉइन के साथ में कि मुझे बिस्कुट का पैकेट दे दो, तो दुकान वाला इस 10 रुपए के कॉइन को लेने से मना नहीं कर सकता, उसको वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये जो 10 रुपए का कॉइन है, ये क्या है, ये एक टाइप का लीगल टेंडर है। इसको बाय लॉ जो है, इसको बाय लॉ जो है, आप इसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करना है आपको, ठीक है, आप इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। तो ये एक टाइप का आप इसको आप रिफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 10 रुपए का कॉइन, 10 रुपए का नोट और जितने भी नोट हैं, वो एक टाइप के लीगल टेंडर हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझने की, आपको समझने की कोशिश करना है कि जो फिएट करेंसी है और एक ये जो लीगल टेंडर है, इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। मतलब सारे जितने भी फिएट करेंसी जो होंगी वो लीगल टेंडर नहीं हो सकती। कैसे, क्योंकि आपने देखा होगा जब डिमोनेटाइजेशन में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, हमारा 1000 रुपए का नोट यूज कर रहे थे, ठीक है। अब इस 1000 रुपए के नोट को किसने इशू किया था, ऑब्वियस बात है आरबीआई ने इशू किया था। दैट मीन्स डेफिनेशन के हिसाब से ये एक टाइप की फिएट करेंसी थी। बट क्या अभी एक लीगल टेंडर है, नहीं, अभी लीगल टेंडर नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसको बाय लॉ जो है अब इसको यूज करने से मना कर दिया है। तो ये लीगल टेंडर नहीं है, बट फिएट करेंसी है, क्योंकि इसको आरबीआई ने, एक सेंट्रल अथॉरिटी ने इसको इशू किया था। तो यहां पर आपको यह याद रखने की जरूरत है कि सारी फिएट करेंसी लीगल टेंडर नहीं हो सकती, ठीक है। अब लीगल टेंडर भी दो टाइप की होती है, एक होती है लिमिटेड लीगल टेंडर और दूसरा होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो लिमिटेड मतलब कि आप जैसे कॉइन हो गए, अब मान लो कॉइन, बहुत सारे कॉइन लेके आप किसी शोरूम में गए, कार लेने गए, ठीक है, आपने बोला कि मेरे को एक फॉर्च्यूनर कार चाहिए, 45 लाख के आप कॉइन लेके चले गए, तो ऑब्वियस सी बात है वो व्यक्ति कैसे उसको काउंट करेगा, ठीक है, तो वो उसको लेने से मना करता है। मतलब वहां पे लिमिटेड वे में ही वो लीगल टेंडर को एक्सेप्ट किया जा सकता है। बट सपोज करो आप करेंसी लेके चले जाओ, ठीक है, नोट लेके चले जाओ 500 के, तो आपको कोई ना नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, जितने भी वैल्यू की आप करेंसी लेके जाते हो वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो नोट्स होते हैं वो एक टाइप के अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, और जो कॉइन्स होते हैं, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट के बियॉन्ड आप जो दुकानदार होगा वो लेने से मना कर सकता है। तो इसी वजह, इस तरीके से ये दो टाइप के होते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब एक और मनी होती है जिसे हम बोलते हैं फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी मतलब क्या, ये कोई लीगल टेंडर नहीं होते हैं, बट फिर भी इससे, इसका यूज करके हुए आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हो। जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट हो गए, चेक जारी करते हैं, तो आप इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बट ये लीगल टेंडर नहीं है।
लीगल टेंडर नहीं, इसका मतलब सिंपल कि दुकानदार जो है वो चेक लेने से मना कर सकता है, डिमांड ड्राफ्ट लेने से मना कर सकता है। लीगल टेंडर में सिर्फ आप नोट्स आते हैं, करेंसी आती है जो जिसको आप ना नहीं बोल सकते। बट फिड्यूशियरी मनी अगर दुकानदार की मर्जी है, वो लेना चाहे तो ले सकता है, वो या फिर ना भी बोल सकता है। तो ये सारी आपकी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी हो गई। क्लियर है इतना? अब देखो हमारी अगली मनी क्या है, कमर्शियल बैंक मनी। इसमें क्या होता है, वो पैसे जो आपने बैंक में रखे हैं। अब बैंक में आप दो तरीके से पैसे रख सकते हो, या तो डिमांड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट। जो आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसे होते हैं, जिसको आप एटीएम से, यूपीआई से कभी भी निकाल सकते हो, बैंक आपको नहीं रोक सकती, उसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड डिपॉजिट। फिर होता है टर्म डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, जो आपकी फिक्स डिपॉजिट होती है, सपोज करो 1 साल की है, 2 साल की है, तो 1 या 2 साल के पहले आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते, अदरवाइज बैंक आप पे पेनल्टी चार्ज करती है। तो इसी को बोला जाता है टर्म डिपॉजिट। ठीक है। फिर देखो एक होता है आपकी क्रिप्टो करेंसी, यानी आपके इसको हम बोल सकते हैं डिजिटल करेंसी, या फिर आपकी वर्चुअल करेंसी भी हम लोग बोल सकते हैं। बट मेन फीचर क्या है इस क्रिप्टो करेंसी का, कि इसको किसी भी सेंट्रल बैंक ने ऑथराइज या इशू नहीं किया होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, इसके रिगार्डिंग एक कमेटी बनी थी, क्योंकि यूपीएससी इस टाइप के फैक्ट जो है पूछ लेती है। तो दिनेश शर्मा कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ने। ठीक है। इसी ने बोला था कि टोटली इसको बैन कर दिया जाए। तो 2018 में आरबीआई ने इसको बैन कर दिया। फिर फाइनली क्या आता है 2020, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन को वापस से हटा लिया था। तो ये पूरी टाइमलाइन होगी हमारी क्रिप्टो करेंसी की। बट क्रिप्टो करेंसी हो सकता है कि इसका मिसयूज हो जाए, क्योंकि इसको कोई सेंट्रल बैंक तो ऑथराइज करता नहीं है, ना इसको कोई रेगुलेट करता है। तो आरबीआई का ऐसा मानना था कि इस क्रिप्टो करेंसी से हमको प्रॉब्लम, बट ये जिस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक ने क्या करा, जो आरबीआई है उसने अपना एक ई रूपी जो है वो लॉन्च किया, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यानी आपके पास में जो 10 रुपए 100 रुपए के जो नोट होते हैं, उसी के आपका डिजिटल फॉर्म होगा। 10 रुपए का जो नोट जो आरबीआई ने जारी करा, बट ये डिजिटल फॉर्म में होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ई रूपी। अब देखो यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है, कि ये जो ई रूपी है ये एक टाइप का लीगल टेंडर है। क्यों? क्योंकि इसको आरबीआई ने ऑथराइज किया है। भैया आप आराम से ई रूपी को यूज कर सकते हो, कोई भी व्यक्ति इसको लेने से मना नहीं कर सकता। और ये एक टाइप की फिएट करेंसी है, क्योंकि आरबीआई ने इसको जारी किया है। तो ई रूपी जो है लीगल टेंडर भी है, फिएट करेंसी भी है। तो ये चीजें यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, तो ये क्लियरिटी हमको हमारे माइंड में रखनी है। क्लियर है? अब अगला जो टॉपिक हमारा है वो है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी को लेकर। क्योंकि आपके पास में जो भी पैसे हैं, लिक्विडिटी है, ठीक है, इसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो पूरी इकोनॉमी को सफर करना पड़ता है, उसमें ग्रोथ हैम्पर हो जाती है, या फिर आपको इन्फ्लेशन जो है वो देखने को मिलता है। इसको हम समझते हैं थोड़ा। देखो जब भी इकोनॉमी में आपकी जो लिक्विडिटी है अगर वो रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज होती है, तो उससे क्या होगा कि जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई का बढ़ना, इसका मतलब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा, ठीक है, ज्यादा पैसा, तो वो ज्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे। जब ज्यादा डिमांड क्रिएट होती है उसके मुकाबले सप्लाई वस्तुओं की, गुड्स एंड सर्विसेज की उतनी सप्लाई नहीं है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो यही लिक्विडिटी को आरबीआई को कंट्रोल में करना होता है। तो जब भी उसको लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसको ये मनी सप्लाई को कम करना पड़ता है। कैसे करेगा? वो अपने टूल यूज करेगा, जैसे सीआरआर, आपका एसएलआर, या आपका रेपो रेट, ठीक है, इनको वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो इससे क्या होगा कि जो पैसा बैंक्स आरबीआई से ले रहे थे उनके हाथ में, बैंकों के पास में पैसा अब कम होगा। बैंकों के पास में पैसा अगर कम होगा तो लोग कम लोन ले पाएंगे, कम लोन ले पाएंगे तो जो डिमांड है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहा अब, तो डिमांड भी कम हो जाएगी। और जब डिमांड कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो इन्फ्लेशन जो है वो भी कम होने लगेगा। तो आरबीआई को पूरा जो कंट्रोल करना होता है लिक्विडिटी को, वो इसी वजह से कि इन्फ्लेशन जो है वो आगे ना जा पाए। बट एट द सेम टाइम आरबीआई के दो मैंडेट है, पहला ये कि उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, और दूसरा मैंडेट क्या है कि इसको इकोनॉमी की ग्रोथ को भी ध्यान में रख के अपने मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करना होता है। क्योंकि देश की जीडीपी ग्रोथ करेगी तभी तो जॉब बढ़ेगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ग्रोथ कब आती है? जब हमारे देश में लिक्विडिटी आए। लिक्विडिटी होती है तो ही बैंक जो है वो लोन देती हैं। लोन देंगी बैंक तो ऑब्वियस सी बात है नई फैक्ट्रीज, ठीक है, नई जॉब्स बनेंगी। तो लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको आप
कम कर दो इनके रेट को, सीआरआर कम कर दो, एसएलआर कम कर दो, ताकि बैंक जो है उनको कम ब्याज पे आरबीआई से पैसा मिले, तो वो ज्यादा कम ब्याज पे लोगों को पैसा दे पाएंगे। लोगों को पैसा मिलेगा तो नई फैक्ट्री और नई जॉब्स जो है वो क्रिएट होगी और हमारे देश की जीडीपी जो है वो बढ़ेगी। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का, वो मनी एंड जो मनी का डिमांड सप्लाई है उसको बैलेंस में रखना पड़ता है आरबीआई को। क्लियर है इतना? तो आरबीआई जो भी डिसीजन लेता है कि भाई उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है घटाना है, तो उसके लिए उसको ये तो पता चलना पड़ेगा ना कि मनी सप्लाई अभी कितनी है, एट द मोमेंट अभी मनी सप्लाई कितनी है। अगर ज्यादा होगी तो वो कम करने की कोशिश करेगा, अगर कम होगी तो उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो उसको मेजर करने के लिए मनी सप्लाई में, अभी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितनी, उसको मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, इससे हम लोग आरबीआई जो है वो पता करती है। तो इसके 4 पैरामीटर होते हैं, एक होता है M1, एक होता है आपका M2, एक होता है आपका M3, एक होता है आपका M4। ये यूपीएससी ने पूछ रखा है, तो यहां पर आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। M1 से आप ये मान सकते हो कि जो सबसे ज्यादा लिक्विड मनी है, लिक्विड मनी मतलब आज गए आपने निकाला, कभी भी आप निकाल सकते हो बैंक से, ठीक है। आपके हाथ में जो करेंसी है वो भी सब क्या आता है? लिक्विड मनी। कभी भी आप उससे कुछ भी सामान खरीद सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे M1, M2, M3, M4, उसकी जो लिक्विडिटी है वो कम होती जाएगी। जैसे M4 है, M4 में क्या है? पैसा जो टर्म डिपॉजिट में पड़ा हुआ उसको आप एक पर्टिकुलर टाइम के पहले नहीं निकाल सकते, यानी कि उसकी लिक्विडिटी उतनी नहीं है जितनी M1 की लिक्विडिटी है, ठीक है। तो देखो M1 में क्या क्या आएगा? जितनी भी करेंसी पब्लिक के पास में अवेलेबल है वो सब आता है इसमें M1 में। और साथ ही साथ आपका जो बैंक है, आपके बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट या आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है, उस पैसे को अगर आप जोड़ लो तो इसे बोला जाता है लिक्विड, यानी M1 मनी। मतलब कि ये सबसे ज्यादा लिक्विड है, क्योंकि आपके पॉकेट में जो पैसा रखा है उसको आप कभी भी यूज कर सकते हो, और बैंक से भी आप कभी भी अपना सेविंग अकाउंट से पैसे निकाल के यूज कर सकते हो। तो इसको बोला जाता है M1। फिर होता है आपका M2। तो जैसे जैसे डाउन करते जाएंगे M2, M3, तो आपकी लिक्विडिटी कम होने लगेगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो करेंसी विद पब्लिक है वो आती है, और जो आपका कमर्शियल बैंक में जो आपका डिपॉजिट पड़ा हुआ है, डिमांड डिपॉजिट, वो आता है। और जो पोस्ट ऑफिस में आपका जो डिमांड डिपॉजिट पड़ा है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से भी आप कभी भी पैसे निकाल के यूज कर सकते हो, तो इस पैसे को बोला जाता है M2। और ये M1 और M2 को मिलाकर ही बोला जाता है नैरो मनी, ठीक है, क्योंकि ऐसे फैक्ट जो है यूपीएससी पूछता है। फिर देखो, फिर होता है आपका M3। अब जैसे बढ़ेगा लिक्विडिटी आपकी कम होने लगेगी, तो M3 में क्या आता है? आपका जितना भी पब्लिक के पास में करेंसी, आपके अभी जो जेब में जो पैसे रखे हुए वो सब पैसे, और आपका जो डिमांड डिपॉजिट में पैसा रखा हुआ बैंक में वो, साथ ही साथ बैंक में रखा हुआ टर्म डिपॉजिट भी यहाँ पर ऐड हो जाता है। अब इसको हम बोलेंगे M3। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मनी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आरबीआई जो है अपने डिसीजंस लेती है मॉनेटरी पॉलिसी के, किसको रेपो रेट बढ़ाना है, उसको रेपो रेट घटाना है। ये किस मॉनेटरी सप्लाई पे डिपेंड करता है? आपके M3 पे डिपेंड करता है। तो आरबीआई कौन सा मॉनेटरी एग्रीगेट यूज करती है? वो M3 यूज करती है। इसे बोला जाता है एग्रीगेट मनी सप्लाई, यानी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, ग्रोथ बढ़ानी है, कम करनी है, इसके बेसिस पे आरबीआई को लिक्विडिटी को कम ज्यादा करना होता है, तो वो किसको देखती है? उसको M3 में देखती है, ठीक है। फिर एक लास्ट होता है आपका M4। M4 में आपका सब पैसा आता है, पब्लिक के पास में जो पैसा है, आपका डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट में जो पैसा है, पोस्ट ऑफिस में जो डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट में पैसा है, वो सारा पैसा मिलाकर M4 होता है। तो M3 और M4 को बोला जाता है ब्रॉड मनी, क्योंकि जितने भी इकोनॉमी में पैसा है वो सब आपका इसमें काउंट हो जाता है। तो ये अपने को याद रखना है। क्लियर है? अब हमने देखा कि जो मनी है उसका हमने इवोल्यूशन देखा, ठीक है, टाइप्स ऑफ मनी देख लिया, और मनी सप्लाई भी देख लिया, ठीक है। अब ये जो पूरा जो हमारा मॉनेटरी सिस्टम है ये किस पे डिपेंडेंट होता है? आपके बैंकिंग पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि बैंक क्या होते हैं? एक टाइप की फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज होते हैं, यानी कि जिसको भी पैसे की जरूरत होती है वो बैंक आता है, ठीक है। तो वो उससे क्या करता है? अपना सेविंग पे पैसे रखवाता है और उसको वो इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो मतलब जिसके पास में एक्स्ट्रा मनी है वो आके बैंक में अपना पैसा जमा कर दे। बदले में बैंक क्या करता है? बैंक क्या करता है कि वो दूसरों को लोन देता है जिसको पैसे की जरूरत है। तो एक टाइप के वो इंटरमीडिएरीज का काम कर रहा है, यानी जिसके पास में ज्यादा पैसे हैं उसके पैसे वो अपने डिपॉजिट में रखवा लेता है, और बदले में उसको क्या देता है? इंटरेस्ट रेट। और जिसको पैसे की जरूरत है उसको क्या देता है? उसको लोन दे देता है, बदले में उससे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो इस तरीके से वो एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज का काम करता है। क्लियर है बैंक क्या करता है? अब देखो, बैंक यहाँ पर हमारे देश में दो टाइप की होती है। एक होती है कि आपकी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, और दूसरी होती है आपकी नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, ये कौन सी बैंक होती है? तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में जिसका मेंशन है उसी को बोला जाता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक। यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में जिस बैंकों का नाम मेंशन है वो होती है शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अब
इसको फायदा क्या होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का? तो इसका फायदा ये है कि आप कभी भी आरबीआई से पैसा ले सकते हो उधार, कि आपको लग रहा है कि आपको जरूरत है तो आरबीआई से आप पैसे उधार ले सकते हो, ठीक है। वहीं नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक में क्या होता है कि वो लोग चाहें तो आरबीआई को दे सकता है उधार पैसे, बट आरबीआई को देना मैंडेटरी नहीं है। बट यहाँ पर जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, अगर उन्होंने उधार मांगा है तो आरबीआई को पैसे देने होंगे, ठीक है। यही फायदा होता है शेड्यूल में होने का, ठीक है। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कौन कौन सी बैंक आती है? तो जितने भी आपके पीएसयू बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, वो आती है। आपकी प्राइवेट बैंक्स हैं, कुछ फॉरेन बैंक्स हैं, आपकी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, फिर आपकी जो स्मॉल एंड पेमेंट बैंक है, वो सब आपकी शेड्यूल कमर्शियल बैंक होती हैं, ठीक है। नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक में भी कुछ प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स आती हैं, ठीक है। अब सबको शेड्यूल कमर्शियल बैंक मिल जाता है क्या? किसी को भी उठा के आप चले जाओ कि मेरे को शेड्यूल कमर्शियल बैंक बनना है, तो नहीं। उसके दो क्राइटेरिया है। पहला ये कि उस बैंक के भी जो प्रमोटर्स होंगे उनको अपना पेडअप कैपिटल जो है 5 लाख वो रखना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरा कंडीशन ये है कि आपको डिपॉजिटर्स के वेलफेयर को आपका प्राइमरी फोकस बनाना पड़ेगा। तो ये जो दो क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक आपको लिस्ट में रखती है, ठीक है। तो फायदा तो हमने समझ लिया कि आरबीआई से कभी भी पैसे ले सकते हैं, बट शेड्यूल कमर्शियल बैंक में क्या होता है कि आरबीआई का रेगुलेशन भी आपको मानना पड़ता है। अभी इस आरबीआई के रेगुलेशन में क्या होगा कि जो कुछ मेंशन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होता है, आरबीआई को पावर मिलती है बैंकों को रेगुलेट करने की। तो आपका जो सीआरआर है, एसएलआर है, आपके रेपो रेट है, ठीक है, इस तरीके से आरबीआई जो है बैंकों को कंट्रोल या रेगुलेट करती है। क्लियर है इतना? तो आरबीआई बैंकों को कंट्रोल करने के लिए अपने मॉनेटरी पॉलिसी टूल का इस्तेमाल करती है, ठीक है। इसमें दो चेंज होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं जिसमें क्या होता है एक्चुअल में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, आपका रेपो रेट से, सीआरआर से, एसएलआर से, ये सब कैसे टूल होते हैं, ये एक टाइप के क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं। और दूसरे जो टूल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है क्वालिटेटिव टूल्स। मतलब इसमें आरबीआई क्या करती है कि उनको डांट फटकार देती है, ठीक है, उनको थोड़ा सा ज्ञान दे देती है कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा करो, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पीएसएल का, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। यानी बैंक अपने जितने भी लोन बांटती है उसका 40% ऐसे लोगों को देंगे जिनको बैंकों से लोन नहीं मिल पाता इतनी आसानी से, जैसे फार्मर्स हो गए, आपका एक्सपोर्ट वाले हो गए, ठीक है, एमएसएमई सेक्टर वाले हो गए, आपके लेबरर्स हो गए। तो इनको जो है प्रायोरिटी सेक्टर माना गया बैंकों के द्वारा, और अपना जितना भी आपका लोन है उसका 40% जो है आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देना है। तो यहाँ पर जो लोन्स की जो क्वालिटी है, ठीक है, उसको इंश्योर करने की कोशिश करती है आरबीआई। तो ये सब कैसे टूल हो गए? क्वालिटेटिव टूल हो गए। और क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या होता है, मनी सप्लाई का एग्जैक्ट अमाउंट जो क्वांटिटी उसको कम ज्यादा करना, उसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव टूल्स। उसमें आपका रेपो रेट, आपका रिवर्स रेपो रेट, आपका सीआरआर, आपका एसएलआर, आपका जो एमएसएफ, एचडीएफ, ये सब क्या होता है, आपका क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, ठीक है। तो अब इनको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे क्योंकि यहां से यूपीएससी पूछती है। क्लियर है? देखो, आरबीआई को बैंकों को रेगुलेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करता है वो? मॉनेटरी पॉलिसी टूल, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले आता है आपका सीआरआर, ठीक है। सीआरआर मतलब केस रिजर्व रेशो, और एक होता है आपका एसएलआर, है ना। इसको अपन थोड़ा सा साथ में देखेंगे। तो सीआरआर में क्या होता है बेसिकली कि आपका पास जितना भी डिपॉजिट आया है उसका सर्टेन अमाउंट आपको आरबीआई के पास में रखना होता है, कैश के फॉर्म में। क्लियर है? तो आरबीआई के पास में रखना है, कैश फॉर्म में रखना है, और कोई इसका इंटरेस्ट जो है वो बैंकों को नहीं मिलता है, ठीक है। और अभी ये 4% के आसपास है। तो सपोज करो अगर बैंकों के पास में 100 रुपए का डिपॉजिट आया है तो चुपचाप उसमें से 4 रुपए जो कैश है वो आरबीआई के पास में जमा कर दो, ठीक है। फिर होता है आपका एक एसएलआर होता है। एसएलआर में क्या होता है कि कैश की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, जिसको हम जीसेक बोलते हैं, ठीक है, या तो गोल्ड के फॉर्म में या कैश के फॉर्म में, ठीक है, इन तीनों फॉर्म में आप पैसा रखो और अपने पास में ही रखो। मतलब आरबीआई के पास में रखने की जरूरत नहीं है। बट आपको जितना भी पैसा मिला है, ठीक है, डिपॉजिट के फॉर्म में लोगों से जो आपने डिपॉजिट रखवाया है सेविंग अकाउंट में, उस पैसे को आपको एक सर्टेन अमाउंट तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में या कैश के फॉर्म में अपने पास रखना है, जिसको आप लेंडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंपल है, अगर किसी ने बैंक को 100 रुपए दिए हैं तो मान लो अगर 4% आपका सीआरआर हो गया और 18% आपका एसएलआर हो गया, तो ये जो 22% है ये बैंकों के ब्लॉक हो गए, ठीक है। 4% आरबीआई के पास ब्लॉक है और 18% बैंक के पास में है, पर वो ब्लॉक है। तो क्या होगा, अब इसमें जितने भी 78 रुपए हैं, अब ये बैंक जो है उसको लोन के तहत यूज कर सकती है, बट 22 रुपए उसके ब्लॉक हो जाते हैं।
इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, बट इसमें आपको जो भी इंटरेस्ट है वो बैंक यूज कर सकती है। मतलब बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे जो रेट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो मिलता है, और गोल्ड में भी उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो होता है, ठीक है। बट यहाँ पर उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। इतना क्लियर है एसआरआर और सीआरआर और एसएलआर में। अब देखो यहाँ पर मेन पर्पस कभी भी लिक्विडिटी को कंट्रोल करना नहीं है, ठीक है। लिक्विडिटी के लिए अलग से जो है हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में क्या होता है कि रेपो रेट आता है, उसके लिए आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ये सब आती हैं। बट यहाँ पर सीआरआर और एसएलआर का जो मेन मकसद है बैंकिंग स्टेबिलिटी बनाए रखना। मतलब बैंक ऐसा नहीं कि 100 रुपये आया 100 रुपये लोन दे दिए, तो जब लोग पैसा अपने मांगने वापस जाए तो बैंकों के पास वो पैसा ही ना रहे। तो बैंकों में स्टेबिलिटी, बैंकों का जो ट्रस्ट है लोगों के ऊपर वो बना रहे, इस वजह से ये आरबीआई जो है पैसे उसको बोलती है बैंकों के, भाई तुम अपने पास रखो, ये खर्च मत करना, ताकि कभी भी लोग आपके पैसा मांगने आए तो आप उनको दे पाओ वापस, ठीक है। तो ये बैंक की स्टेबिलिटी के लिए है। बट हाँ, अब लिक्विडिटी अगर आपको ऊपर नीचे करनी है, जैसे मान लो इन्फ्लेशन बढ़ गया और अब आपको लिक्विडिटी कंट्रोल करनी है, तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा, मतलब रेपो रेट आपको बढ़ाना होगा, जिससे कि बैंकों को पैसा महंगा मिलने लगे, तो वो लोन महंगा कर दें और लोग भी ज़्यादा पैसा खर्च ना कर पाएं, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिक्विडिटी के लिए क्या यूज होता है, सबसे पहले रेपो रेट यूज होता है। तो रेपो रेट क्या होता है, इसमें जो बैंक होती हैं उनको आरबीआई से पैसे उधार लेने पड़ते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो वो आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, बट बदले में उसको क्या देना पड़ता है, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं वो प्लेज करके रखनी पड़ती हैं, ठीक है, तभी आरबीआई उनको पैसा देता है। और ये जो पैसा दिया है, ठीक है, इसके बदले में आरबीआई जो है एक इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसे बोला जाता है रेपो रेट। यहाँ पे रेपो का मतलब क्या होता है, रीपर्चेस रेट। मतलब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बैंक अपनी आरबीआई के पास गिरवी रख रही है, तो इसमें इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, यानी कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में एक पर्टिकुलर एक रेट पर दे रहा हूँ, इस दिन में वापस ले लूंगा, ठीक है, और इसका मुझे इतने इंटरेस्ट रेट देना है। तो ये पूरा जो उनका एग्रीमेंट लिखा रहता है, इसी वजह से इसको रेपो रेट बोला जाता है। सिंपल सा मतलब क्या है, बैंकों को कुछ समय के लिए आरबीआई से उधार चाहिए, ठीक है। अब वो आरबीआई के पास में जाएगा तो इसे तो देगा नहीं, वो क्या बोलेगा, तेरे पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो मेरे पास गिरवी रख, ठीक है। तो उसने गिरवी रखा, बैंकों ने उसको पैसा दिया और उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगाया उसे बोला जाता है रेपो रेट, ठीक है। इसी का उल्टा होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। मतलब कि इसमें क्या होता है, बैंकों के पास हो सकता है सरप्लस मनी हो, ठीक है। अब उस सरप्लस मनी को वो अपने पास रखेगा तो कोई इंटरेस्ट तो देगा नहीं, तो वो क्या करता है, आरबीआई के पास में जाता है, बोलता है कि यार मेरे पास में सरप्लस मनी है, तुम ये रख लो। तो आरबीआई क्या बोलेगा, ठीक है मैं इसको रख लेता हूं, बदले में क्या करना है कि अब बैंक ने इसको पैसा दिया आरबीआई को, और आरबीआई ने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो इसको दे दी, ठीक है। और यहां पर जो इंटरेस्ट रेट अब कौन देगा, आरबीआई देगी, क्योंकि उसने पैसे लिए हैं तो उसको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो इसे बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो ये दो टर्म क्लियर होगी, रेपो रेट बैंक पैसा लेती है, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई पैसा लेती है बैंक से, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो यहां पर एक टूल और होता है आपका एमएसएफ, ठीक है। एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो अभी तक आपने ये देखा कि जब बैंक को पैसा चाहिए होता है आरबीआई से, ठीक है, तो बदले में क्या देना होता है, आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। बट ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये एसएलआर कोटे की नहीं होना चाहिए। अब मान लो अब बैंकों को सडनली पैसे की जरूरत पड़ी और इसके पास में एसएलआर कोटे के अलावा कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी अब नहीं बची, ठीक है। तो अब बैंकों के पास में एक लिबर्टी ये भी है कि चल ठीक है, तू अपने एसएलआर कोटे की गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूज कर ले, ठीक है, बट बदले में तेरे को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, यानी 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा। मतलब अगर 6% का आपका रेपो रेट है तो आप 6.25% के पे अब जो है बैंक जो है वो आरबीआई जो है वो बैंकों को उधार दे देगी, ठीक है, और एसएलआर वाली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो यूज कर लेगी। तो जब एसएलआर कोटे की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपके पास में उससे ज्यादा हो आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो आप रेपो रेट से ले सकते हो। बट अगर मान लो आपके पास में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, बैंकों को भी तत्काल पैसे की जरूरत है, तो अपने एसएलआर कोटे की गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूज करके ले सकती है, उसे ही बोला जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और उसी का एक उल्टा होता है आपका एचडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है। यानी इसमें क्या होता है कि अब बैंक के पास में सरप्लस पैसा है, ठीक है, और बैंक क्या करेगी, आरबीआई को पैसे देने को रेडी है, बट अब आरबीआई के पास में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है। हमने क्या देखा था रिवर्स रेपो रेट में कि बैंक जो है वो आरबीआई को पैसा दे रही है, सरप्लस मनी दे रही है, बट अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई देती बैंक को तो वो रिवर्स रेपो रेट चार्ज करती। बट अभी आरबीआई के पास में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है,
तो क्या होगा कि यहाँ पर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का यूज होगा, यानी आप मुझे बस इंटरेस्ट दो, आप बदले में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हम बोलेंगे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसके अलावा एक टूल और होता है आपका OMO, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि सब भूल जाओ, सिंपल आरबीआई को लिक्विडिटी कंट्रोल करनी है, ठीक है। अब उसको क्या लग रहा है कि ज़्यादा सप्लाई है पैसे की इकोनॉमी में, तो वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ऑक्शन करेगा कि भाई ये लो पैसा, ठीक है, अपना पैसा जो ज़्यादा सरप्लस है वो मेरे को दे दो, मैं बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी देने को रेडी हूँ, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो बाय और सेल का जो ऑक्शन करती है आरबीआई, उसे बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। यानी अगर उसको लगता है लिक्विडिटी हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा है तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ऑक्शन कर देगा, और उसको लगता है कि अभी लिक्विडिटी कम है इकोनॉमी में, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेगा मार्केट से और पैसे को इंजेक्ट कर देगा। तो इसे बोला जाता है OMO, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्लियर है? तो ये आपने देख लिया मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। अब देखो, ये जो लिक्विडिटी को हमने देखा कि लिक्विडिटी को हम आरबीआई को कंट्रोल करनी पड़ती है, तो इसके लिए एक प्रॉपर कमेटी बनाई गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये एक टाइप की स्टेचुटरी कमेटी है। किस एक्ट से बनी है? ये हमारी जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 450ZB के सेक्शन से बनी है। तो इसका मतलब है किसी लॉ से बनी हुई बॉडी को हम क्या बोलते हैं? स्टेचुटरी बॉडी, ठीक है। इसमें को टोटल कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं, जिसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होंगे? आरबीआई गवर्नर, ठीक है। जो 6 मेंबर होंगे उनमें से 3 मेंबर होंगे गवर्नमेंट के साइड से और 3 मेंबर होंगे आरबीआई के साइड से, ठीक है। और मान लो सबको एक एक वोट मिलता है, और अगर टाई होता है तो ये जो आरबीआई गवर्नर होता है उसके पास में कास्टिंग वोट होता है, ठीक है। ये हर साल में 4 बार इनको मिलना होता है, तो ये डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कितना रखते हैं, ठीक है। इनका मेन काम यही है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है। कितने परसेंट? 4% पे इनको रखना पड़ता है, बट 2% से नीचे नहीं होना चाहिए और 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लिक्विडिटी को ऊपर नीचे करने का काम इसका रहता है, ठीक है। क्लियर है आपका? अब कुछ टाइप्स ऑफ बैंक्स भी देख लेते हैं। हमने देख लिया बैंकिंग क्या है, ठीक है, हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स क्या है, हमने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भी देखा। अब होते हैं, एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं और दूसरे कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। पहला ये, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं वो उनके पास शेयर होल्डर होते हैं, और जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनको मैनेज कौन करता है? बेसिकली जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं वो ही कोऑपरेटिव बैंक्स चलाते हैं। जैसे मान लो गांव में कोई कोऑपरेटिव बैंक है, तो हो सकता है फार्मिंग कम्युनिटी के लोगों ने वो कोऑपरेटिव बैंक्स बनाया हो ताकि जो फार्मर्स हैं उनको एक ईजी लोन मिल सके, ठीक है। तो इसको मैनेज कौन करता है? कम्युनिटी मेंबर्स। फिर इसमें जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो शेयर होल्डर्स के शेयर पर डिपेंड करता है। जिसको ज़्यादा शेयर होगा वो कॉल लेगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा? हर मेंबर के पास में एक वोट होगा, ठीक है। फिर देखो, ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है इसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, ठीक है। और कोऑपरेटिव बैंक का मतलब क्या होता है? सर्विस, मतलब आपके जो मेंबर्स हैं उनको सर्विस देना, उनको इजी लोन देना, वो आपका मेन पर्पस है। इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको आरबीआई कंट्रोल करती है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को। और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको 3 लोग कंट्रोल करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, आरबीआई भी करती है और नाबार्ड भी करती है। तो ऐसे फैक्ट जो है हमें याद रखना पड़ता है प्रीलिम्स के पर्पज से। क्लियर है? अब कितने टाइप के आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं? तो बेसिकली जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो आपको 3 लेवल पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक होता है आपका जो सबसे ग्राउंड लेवल पे होता है, जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो डायरेक्टली वहाँ के लोगों को लोन दे रही होती हैं। ये मान लो फार्मर्स हैं उनको लोन दे रही होती है, ठीक। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो वेज लेबर्स हो गए, इनको लोन दे दिया, या किसी रेडी वाले को कुछ अपना ठेला लगाने का लोन दे दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टायर 1, ठीक है। फिर इसको दोनों को कंट्रोल कौन करता है? इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं वो कंट्रोल करती हैं। एक रूरल बैंक होती है और एक अर्बन की होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। और इनको मैनेज करने के लिए ऊपर सबसे जो टायर 3 में होती है वो स्टेट लेवल की कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि इनका जो गवर्नेंस है वो 3 लेवल पे होता है। तो जो इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो आता है स्टेट गवर्नमेंट में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां पे बेसिकली इनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो पहला रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट से हो गया। फिर इसको गवर्न कौन करती है? इसको कंट्रोल करती है आरबीआई, ठीक है। अब देखो आरबीआई यहाँ पर सबको कंट्रोल करती है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और इवन ग्राउंड लेवल पे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसको भी। बट इस पीसीएस को नहीं करती है। ये याद रखना कि आरबीआई इसको कंट्रोल नहीं करती, ठीक है। फिर होती है नाबार्ड। नाबार्ड भी सबको कंट्रोल करती है, बट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक के बैंकों को ही वो सपोर्ट करती है, कंट्रोल करती है। इसके नीचे प्राइवेट क्रेडिट सोसाइटी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को वो सपोर्ट या रेगुलेट नहीं करती। तो ये बेसिक डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए। बाकी लोकल बैंकिंग है ये,
ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे जो बैंकिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर होता है कि इनके जो लोन होते हैं वो बेसिकली शेड्यूल कमर्शियल बैंक से थोड़े सस्ते होते हैं फार्मर्स के लिए या कम्युनिटी के लिए, बट और एट द सेम टाइम जो सेविंग है, जो कम्युनिटी मेंबर अपने पैसे देता है, ठीक है, उसको अच्छी सेविंग रेट भी यहाँ प्रोवाइड की जाती है। तो ये पूरा फायदा होता है कोऑपरेटिव बैंक्स का। क्लियर है। फिर होता है आपका एक पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये किस कमेटी ने बोला था? ये नचिकेत मोर कमेटी जो बनी थी, ठीक है, इसने ये रिकमेंडेशन दिया था डिफरेंशिएटेड बैंक का। तो बनाए गए थे क्या? पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोनों काम क्या है कि भाई ठीक है, लोगों को ग्राउंड लेवल पे कुछ पेमेंट सर्विस प्रोवाइड कर देना, ठीक है। तो ये इस पर्पस के लिए बैंक, क्योंकि बड़ी बड़ी बैंक तो जा नहीं रही थी रूरल लेवल पे, तो ये बेसिकली बनाई गई पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, कि बेसिकली जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये डिपॉजिट भी लेती है और आपको लोन की सर्विस भी देगी, ठीक है। वहीं पेमेंट बैंक सिर्फ आपसे डिपॉजिट लेती है, लोन नहीं दे सकती। तो लोन भी नहीं दे सकती और क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकती। तो किसी भी प्रकार की लेंडिंग एक्टिविटी पेमेंट बैंक नहीं करती। सिर्फ अपना अकाउंट खुलवाओ, पैसे रखो, पैसे का लेन देन करना है, बट लोन आपको पेमेंट बैंक नहीं देती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी भी अमाउंट का आपको डिपॉजिट रख सकती है। यहाँ पर सिर्फ आपको 1 लाख तक का जो है एक इंडिविजुअल कस्टमर अपना डिपॉजिट रख सकता है, ठीक है। लेंडिंग एक्टिविटी नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें आप स्मॉल सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, इसमें आप लोन दे सकते हो एमएसएमई को, फार्मर्स को, ठीक है। ये भी रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइड करती है, ये भी रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइड करती है, बट क्रेडिट कार्ड इसमें मिलता है, इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें भी आपको एटीएम मिलेगा, इसमें भी आपको एटीएम मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हो उनका जो लोन है, तो 25 तक का लोन जो होगा वो 50% होना चाहिए, मतलब छोटे छोटे लोन जो है तो लेके लोगों को मिलना चाहिए वो, ठीक है। और ये स्मॉल पेमेंट बैंक भी क्या करती है, आपका इंश्योरेंस दे सकती है, म्यूचुअल फंड दे सकती है, थर्ड पार्टी लोन जो है वो दे सकती है। और ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और पेंशन जैसा प्रोडक्ट दे सकती है। फिर एक बैंक होती है आपकी आरआरबी, ठीक है। ये कब बनी थी? ये बनी थी आपकी 1976 में, जब नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि भाई गांव में जो बड़ी बड़ी बैंक है वो नहीं जाती हैं, फार्मर्स को, ठीक है, लेबरर्स को, इनको लोन देना पड़ेगा, इनको बैंकिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम बैंक बनी थी हमारी 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है, प्रार्थना ग्रामीण बैंक, ठीक है। ये आरआरबी है। अब देखो आरआरबी का जो ओनिंग स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको जो ओनर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है 50% का इसका शेयर आरआरबी का, ठीक है, और 15% होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास में, और 35% होता है इसकी स्पॉन्सर बैंक, यानी जो आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई है, ये सब एक एक ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है। तो ये इसका ओनरशिप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज ये याद रखना है कि ये जो लोन वगैरह देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक को 40% अपना लोन किसको देना पड़ता है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को। तो यहाँ पर जो आरआरबी होती है उसको 75% अपना जो लोन है वो देना पड़ता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को, यानी फार्मर्स को, वुमेन्स को, एमएसएमई वालों को। अब इसको रेगुलेट कौन करता है? तो इसको हमारी आरबीआई रेगुलेट करती है और सुपरवाइज करती है नाबार्ड, ठीक है। पहले ये 196 के आसपास थे, अभी 43 आरआरबी से। तो अभी धीरे धीरे क्या हमारा टारगेट क्या है कि एक स्टेट में एक ही आरआरबी हो, ठीक है, उसके ब्रांचेस हो सकती है बट एक स्टेट में एक आरआरबी हो। तो इस तरीके से हम इसके नंबर को 28 तक ले आएंगे। फिर एक बैंक होती है आपकी डीसी, यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, मतलब ऐसी बैंक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी इकोनॉमी के लिए, कि अगर वो बैंक फेल हो गई तो पूरे इकोनॉमी में उसका प्रभाव जो है देखने को मिलता है। यानी ऐसी बैंक टू बिग टू फेल होती है, कि अगर ये फेल हुई तो इसका मतलब पूरी इकोनॉमी को नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी बैंकों को, अभी कौन कौन सी बैंकों को ये मिला हुआ टैग? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपके एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, यानी इतनी बड़ी बैंकें हैं कि अगर इनका डूबना हुआ तो पूरे इकोनॉमी में प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। सबसे लेटेस्ट किसको मिला है? एचडीएफसी को मिला। सबसे पहले किसको मिला था? एसबीआई को मिला। अब यहाँ पर आपसे यूपीएससी ये पूछ सकती है कि ये किस क्राइटेरिया के आधार पर डीसी बैंक जो है वो बनाई जाती है या उसको टैग दिया जाता है? तो जिनका भी लोन 2% है जीडीपी का, वो होती है आपकी डीसी बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन बैंकों को डीसी बैंक जब मिलता है ना, तो एक तो बहुत इजी मनी इनको मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि इनको तो रिकॉग्नाइज कर रखा है ना कि भाई ये बहुत बड़ी बैंक है, तो इनको इजी मनी आराम से मिल जाता है। बट आरबीआई इन पे ज़्यादा रेगुलेशन लगाती है, ठीक है, कि भाई आपको अपना जो बेसल नॉर्म्स है उसको ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि आप फेल नहीं हो सकते। तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया जो होता है इनके ऊपर में होता है ताकि ये फेल ना हो पाए। इसी के काउंटर पार्ट होती है ग्लोबल लेवल पे, जिसको बोला जाता है जीसी बैंक, यानी ग्लोबल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। अब याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर इंडिया का एक भी बैंक नहीं है। टोटल अभी 29 बैंकों को मिला हुआ वर्ल्ड वाइड
जो बहुत बड़ी बैंक के हैं, बट इंडिया की कोई बैंक नहीं है। अब इसको कौन रिकॉग्नाइज करता है? तो इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है वो इसको रिकॉग्नाइज करता है। क्लियर है? तो ये थी हमारी मनी वाला देख लिया हमने, बैंकिंग देख लिया, ठीक है। अब हम इसके जो PYQs आए हैं वो देख लेते हैं, जिससे कि आपको और आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछ रही है और हमें कैसे उसको आंसर करना है, ठीक है। तो मनी इन बैंकिंग का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर द RBI, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। अब आपने देखा, हमने बैंकिंग वाला देखा कि बैंक को जो पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये RBI देती है, बदले में इंटरेस्ट रेट भी लेती है, तो इनकम तो जनरेट हो रही है, तो ये तो होगा। बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी जो फॉरेक्स रिजर्व में होता है, ठीक है, इससे भी इनकम आपकी होगी। पेंशन फंड का RBI से क्या लेना देना? आप सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओ, पेंशन का RBI से क्या लेना देना? जब भी हम पढ़ते हैं पेंशन के बारे में, कभी भी RBI को लेकर कोई न्यूज़ आती है क्या? नहीं आती है, तो ये नहीं हो सकता। तो अगर तीसरा आप देखते तो ये भी बाहर हो जाता, ये भी बाहर हो जाता, तो पूरा जो ऑप्शन था वो या तो ए होता या डी होता। अब देखो यहाँ पर अभी भी कोचिंग क्लास वालों को भी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये नहीं पता चल रहा है कि प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स में RBI को इनकम हो रही है या RBI का एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। तो यो जब यूपीएससी अपनी आंसर की जारी करेगी तभी पता चलेगा, बट फिलहाल के लिए हम इसको 1 ऑप्शन मान सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। इसी साल का दूसरा क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द RBI mandates all the listed companies in India to submit business responsibility and sustainability report। अब देखो यहाँ पर आप सिंपल, आप अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो भी आप आइडिया लगाते कि जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी है और कंपनीज है, कंपनीज सोचो, कंपनीज का क्या लेना देना ज़्यादा RBI से? RBI मतलब एक बैंकिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो वो बैंकों से डील करेगी, वो कंपनी से डील क्यों करेगी? कंपनी से रिपोर्ट क्यों मंगाएगी, ठीक है। तो ये इसका तो सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाता। सेकंड देखो, इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग BRSR मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। तो इसको कॉमन सेंस लगाने के अगर आप ट्राई करोगे तो BRSR मतलब क्या कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है कि कंपनी कैसे सस्टेन कर रही है, जो भी है, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं हो रही, मतलब नंबर या रेवेन्यू, प्रॉफिट, टैक्सेशन, इसकी बात नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये नॉन फाइनेंशियल नेचर ही एक टाइप की रिपोर्ट हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप इसको एलिमिनेट कर भी देते तो भी 50-50 बचता, तो आपको यहाँ पर आंसर मार्क करना ही है। जब भी 50-50 वाला सिनारियो बन जाए तो आपको आंसर मार्क करना ही है, क्योंकि आपके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आंसर सही करने की। तो यहाँ पर हम आराम से बी इसको मार्क कर सकते थे। अब चलते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, 2024 में क्वेश्चन पूछा था, विद रेफरेंस टू द रूल्स इम्पोज बाय RBI वाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स, ठीक है। तो फॉरेन बैंक के बारे में क्वेश्चन है, देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होल्ली ओन बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया। तो आप खुद सोचो, अभी हमने बैंकिंग के बारे में देखा, ठीक है। तो अगर आप फॉरेन बैंक है, आपने ब्रांच खोली, तो भी आपको यहाँ पर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट तो करनी ही होगी, अदरवाइज आपको कैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक में हम रखेंगे, क्योंकि वो क्राइटेरिया ही वही था, ठीक है। और ये एक टाइप का एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि RBI ऐसे ही बिना मिनिमम कैपिटल के किसी को भी अपनी ब्रांच खोलने दे। तो ऑब्वियस बात है ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। फॉर होली ऑन बैंकिंग सब्सिडी इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन नेशनल। तो देखो ये स्टेटमेंट इंडियन नेशनल है, इसके साथ साथ यहाँ पे NRIs भी आएंगे, PIOs भी आएंगे, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो ये सब मिला के 50% रखा गया है। तो ये अपने को फैक्ट है, इसे याद रखना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आप इसको एलिमिनेट कर लेते तो 50-50 के सिनारियो में आप आ जाते, तो आपको एक यहाँ पर मार्क करना होगा, तो ये भी गलत हो जाता। तो इसका आंसर है डी, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। अब एक 2024 का क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट 1 है, सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्लिट द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। तो देखो यहाँ पर आप नाम से देखो कि मल्टीपल लेंडर्स हैं, ठीक है। मतलब अगर बहुत सारे जिसने भी लोन देना है, ठीक है, 4-5 बैंक एक साथ आ जाए तो उसको सिंडिकेट लेंडिंग हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब बहुत सारी बैंकें मिलकर कोई लोन देती हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए सारी बैंकों ने मिलकर लोन दिया है, तो रिस्क भी तो सब में बढ़ जाएगा ना। तो यही तो बोल रहा है कि रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट, तो यहाँ पर सब बैंकों को रिस्क थोड़ा सा अपने आप में बढ़ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, कॉमन सेंस से भी हमको करेक्ट लग रहा है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट लंप सम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन। अब मल्टीपल बैंक्स जो है, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो लोन होते हैं वो एक साथ नहीं देते हैं, वो प्रोजेक्ट के हर स्टेज में थोड़ा थोड़ा देते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो कॉमन सेंस से भी आप सही नहीं कर सकते, मतलब कॉमन सेंस से भी आपको आइडिया लग रहा कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट की हम अगर होम लोन भी लेते हैं तो भी धीरे धीरे आपको जो है पैसा दिया जाता है, एक साथ में डिसबर्स नहीं किया जाता है। जब लाखों करोड़ों का लोन होता है तो आपको धीरे धीरे ही मिलता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऑब्वियस बात है, इसका आंसर क्या होगा? सी। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है।
अब ये 2023 का क्वेश्चन है, इन द पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट पास मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। अब सिंपल सी बात है, उस टाइम का क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है। उस टाइम क्या चल रहा था, हम लोग कोविड से बाहर आ गए थे, तो उस वक्त हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बहुत बड़ा हुआ था, क्योंकि सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप थी। तो जब भी गुड्स एंड सर्विस की कमी होती है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो अब इन्फ्लेशन कब बढ़ जाता, तो हमने देखा ना कि आरबीआई क्या करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है ताकि लोन कम हो और मनी सप्लाई कम हो जाए तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाए। तो ये स्टेटमेंट तो कॉमन सेंस से भी आप आराम से इसको सोल्व कर पा रहे थे। स्टेटमेंट 2 देखो, सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मींस। ऑब्वियसली बात है, अगर हमको मनी सप्लाई को ऊपर नीचे करना है तो मॉनेटरी पॉलिसी का ही यूज करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी का हम यूज करते हैं ना, तभी तो इंटरेस्ट रेट, अभी तो मनी सप्लाई ऊपर नीचे हो पाती है। अगर मान लो मनी सप्लाई ऊपर नीचे नहीं हो पाते, कंट्रोल नहीं हो पाती, तो मॉनेटरी पॉलिसी का यूज क्यों करते? तो ये अजम्पशन सही बैठ रहा है कि हाँ, ये अफेक्ट करती है मनी सप्लाई को। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ये स्टेटमेंट 1 को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब 2023 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द आरबीआई इज कंसीडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टरलाइजेशन। अब स्टरलाइजेशन का सिंपल अगर नॉर्मल मीनिंग आप निकालते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग रहा था कि न्यूट्रलाइज करना या हार्मफुल इफेक्ट्स को वो रेगुलेट करना चाह रही है। अब हम देखो आरबीआई क्या रेगुलेट करती है, वो मनी सप्लाई रेगुलेट करती है। मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है उसको प्रॉब्लम होती है, तो कुछ ना कुछ वो स्टरलाइजेशन करने की कोशिश करेगी। अगर मनी सप्लाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो क्या करती है वो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का यूज करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में हमने क्या पढ़ा था, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी एक तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना, खरीदना, मनी सप्लाई को ऊपर नीचे करने के लिए। तो स्टरलाइजेशन में क्या होगा, ऑब्वियस बात है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत ही वो स्टरलाइजेशन कर पाएगी। अब ये देखो, पेमेंट सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कैश मैनेजमेंट से भी उसको कोई खास लेना देना नहीं है, और एनबीएफसी का भी कोई खास लेना देना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आरबीआई का अगर स्टरलाइजेशन का मतलब समझ गए तो आप आराम से इसका मार्क कर सकते थे ए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब ये 2023 का क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। हमने देखा ई रुपये के बारे में, ठीक है, पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे ये देखो, इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग द यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। तो देखो सिंपल सा लॉजिक लगाओ, ये स्विफ्ट सिस्टम है और यूएस डॉलर है, यानी ये एक मैसेजिंग नेटवर्क होता है कि मान लो दो कंट्री के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन करनी है तो स्विफ्ट सिस्टम के तहत वो लोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ई रुपये यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, ई रुपये किसने लॉन्च किया होगा, आरबीआई ने किया होगा। अब मान लो ई रुपये यूज़ करना है और यूएई को यूज़ करना है, ठीक है, वो दो बैंक के आपस में अगर डील कर रही हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पर स्विफ्ट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हम तो डॉलर को ले ही नहीं रहे ना, हम तो सीधे ई रुपये में ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए तो आरबीआई है और यूएई की बैंक रहेगी। तो ये यहाँ पे एक तो पॉसिबिलिटी भी पूछी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सही है कि भाई इसको हमको बिना स्विफ्ट सिस्टम के भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा। सेकंड देखो, अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द कंडीशन प्रोग्राम इनटू सच एज टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग। मतलब एक आपने ई रुपये जारी किया, ठीक है, तो हम उसको ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ये मान्य रहेगा। हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम बोला है। मतलब प्रोग्राम तो जैसे ई रुपये क्या है, डिजिटल करेंसी है, डिजिटल प्रोग्रामिंग है, आप कोड जनरेट कर सकते हो किसी भी करेंसी का। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग तो आप कैसे भी कर सकते हो ना कि भाई ये जो करेंसी जारी हो रही ये 1 साल तक ही वैलिड हो पाएगी। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में वो लिबर्टी हमको रह सकती है। तो आप अगर कॉमन सेंस पे जाते हैं तो इसको आप सॉल्व कर सकते थे कि ये दोनों स्टेटमेंट पर से गलत नहीं लग रहे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, बोथ 1 एंड 2। अब 2023 का क्वेश्चन है, द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप एसएचजी देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब आपने हमको एसएचजी का इतना तो मतलब पता है ना कि एक ग्रुप है जिसमें 10-20 औरतें हैं जो कुछ काम करना चाह रही हैं, तो आपस में अगर लोन वोन लेना चाहें तो ले सकती हैं। तो इस टाइप का एक सोशल प्रोग्राम कोई कमर्शियल ओरिएंटेड बैंक क्यों लॉन्च करेगी? ठीक है, अगर इसको लॉन्च करना होगा तो कोई गवर्नमेंट एंटिटी जो होगी वो लॉन्च कर सकती है। तो जैसे नाबार्ड ने इसको लॉन्च किया था, तो ये थोड़ा-सा आपको कॉमन सेंस में ये फिट नहीं बैठेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कमर्शियली ओरिएंटेड कंपनी है, बैंक है, वो क्यों लॉन्च करेगी ऐसा सोशल लेड सर्विस। वो सपोर्ट करते हैं बट प्रोग्राम इनिशिएट नहीं करेगी, इस टाइप के प्रोग्राम को इनिशिएट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है। ठीक है, सेकंड देखो, इन एसएचजी ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर लोन। सिंपल सी बात है, हमने ग्रुप बनाया, 20 लोगों का ग्रुप है और लोन लिया है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 लोगों को बोले कि तुम्हारी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं, बाकी लोग ही लोन भरेंगे, नहीं। एसएचजी बनी इसी कंडीशन पे थी ना कि सभी लोग उसका भार उठाएंगे। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट होना चाहिए। द रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट एसएचजी। ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा कि पीएसएल है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, दोनों को देना पड़ता है। रीजनल रूरल बैंक को 75% लोन देना पड़ता है पीएसएल में, और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को 40% लोन देना पड़ता है प्रायोरिटी सेक्टर को। प्रायोरिटी सेक्टर में ऑब्वियस बात है एसएचजी तो आएंगे ही, फार्मर हो गया, वुमेन्स हो गया, एसएचजी भी आना ही चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होना चाहिए।
तो आंसर क्या होना चाहिए, ओनली 2। अब चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन देखो 2022 का, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है, ठीक है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है दैट मीन्स मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हमें मनी सप्लाई को क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा। मनी सप्लाई कैसे कम होगी, जब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें तभी हम मनी सप्लाई कम कर सकते हैं, तभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा। अब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई बाय कर लेगी तो बदले में इसको पैसा देना पड़ेगा, मार्केट में मनी डालना पड़ेगा, तो इससे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये तो आपके कॉमन सेंस से भी लग रहा है कि नहीं, ये तो सही हो नहीं सकता। अगर पहला एलिमिनेट हो जाता तो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। आंसर क्या बचता आपका, बी 2 एंड 3। तो एलिमिनेशन से आप इसको आराम से सोल्व कर सकते थे। ये भी 2022 का क्वेश्चन है, इजी है। देखो सिंपल सी बात है, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। सिंपल सा लॉजिक है, अपन ने इतना पढ़ रखा है आरबीआई के बारे में कि वो बैंक को रेगुलेट कर रही है, वो बैंक को रेगुलेट कर रही है। वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को क्यों रेगुलेट करेगी, अगर करती तो अभी तक हमने पढ़ लिया होता, कहीं ना कहीं न्यूज़ आ रही होती है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पे आरबीआई ने ये करा वो करा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये नहीं हो सकता, तो ये एलिमेंट हो जाता तो आंसर ये भी नहीं बचता, ये भी नहीं बचता, ये भी नहीं बचता। तो आंसर इसका भी बी 2 एंड 3 ही बचता। तो ये भी एलिमिनेशन मेथड से आराम से सोल्व हो रहा था। अब ये 2022 का क्वेश्चन है, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन टेक्निक यूज हो रही थी। द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब बैंक बोर्ड ब्यूरो हमने बोला था कि जो पीएसयू हैं उसके हमको चेयरमैन अगर अपॉइंट करना है तो उसके लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाई गई थी, ठीक है। तब आप सोचो कि आरबीआई के गवर्नर को हम क्यों बनाएंगे, ठीक है, उसको ऑलरेडी उसको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखना है, पूरा आरबीआई का फंक्शन देखना है, तो हम उसको बैंक बोर्ड ब्यूरो का मेंबर बना के क्यों भेज देंगे, मतलब उसका चेयरमैन बना के क्यों बैठाएंगे, ठीक है। तो ये आ नहीं रहा था कॉमन सेंस में, तो ये नहीं होता। अगर ये एलिमेंट हो जाता तो ये भी नहीं बचता, ये भी नहीं बचता, ये भी नहीं बचता। तो आंसर क्या बचता है इसका, 2 एंड 3 बचता, ठीक है। अब चलते हैं आगे। 148 क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। अभी हमने पढ़ा इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, आरबीआई कर रही है, ठीक है। फैक्चुअल आंसर है, नॉर्मल आंसर है, ईजी है। 2021 का क्वेश्चन है, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सही स्टेटमेंट है, बट अगर आपको नहीं पता होता तो भी आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो। Certain provisions in the Constitution of India give the central government the right to issue direction to the RBI in public interest। अब हमने पॉलिटी तो बहुत ही बेसिक चीज़ होती है जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ता है। अब पूरी पॉलिटी में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते ही हैं, तो कहीं भी मेंशन है उस आरबीआई के बारे में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें सुप्रीम कोर्ट का मेंशन है, उसमें इलेक्शन कमीशन का मेंशन है, केक का मेंशन है, कहीं भी आरबीआई का मेंशन है नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई डायरेक्शन का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, तो ये तो सही नहीं हो सकता। तो अगर ये नहीं होता तो ये भी एलिमेंट हो जाता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, सिर्फ 1 एंड 3 बचता। तो इसका आंसर क्या बचता, 1 एंड 3। अब ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का क्वेश्चन है, ठीक है। दे आर सुपरवाइज रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट। अभी हमने पढ़ा कि ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उसको कौन कौन रेगुलेट करता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और उसको आरबीआई जो है वो भी रेगुलेट करती है। तो ऑब्वियस बात है इसका ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, ठीक है। अब ये गलत होता तो ये भी नहीं होता इसका आंसर, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। तो आंसर क्या बचा इसका, 2 एंड 3 ओनली बचता। अब ये सेंट्रल बैंक का क्वेश्चन है, आरबीआई का पूछा है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या होता है, मतलब जब सब कुछ आपके दरवाजे बंद हो जाएं तो को आरबीआई किसको पैसे देता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। आपने को इतना बताया कि आरबीआई ट्रेड एंड इंडस्ट्री को तो लोन नहीं देगा क्योंकि वो बैंकों की बॉडी है, ठीक है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स, हाँ बैंकों को ही देगा, जब भी जरूरत पड़ेगी बैंक को देना पड़ेगा, रेपो है, रिवर्स रेपो है, हमने पढ़ा है इसको। लैंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटेड डेफिसिट, ठीक है, गवर्नमेंट को पैसा देती है, ठीक है, बट वेज एंड मीन्स एडवांस के तहत, ठीक है, बट बजटेड डेफिसिट के लिए नहीं देती है कि तुमने घाटा दिया तो तुमको हम क्यों पैसे दें, तुम्हारी गलती है तो तुम देखो। तो ये नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 ओनली, ठीक है। अब ये 2020 का क्वेश्चन है कि अगर इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंस इन नियर फ्यूचर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया। मतलब अगर आपको ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, नॉट डिपेंडिंग ऑन द शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग, ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर आपकी फॉरेन बोरोइंग नहीं हुई, आपने अगर फॉरेन से ज़्यादा लोन नहीं लिया होगा और मान लो बड़ा ग्लोबल क्राइसिस आया तो आपने आपको बचा लिया आपने, ठीक है, तो ये तो होगा। अब सेकंड देखो, ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स। अब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है और मान लो कोई फॉरेन बैंक है वो वहां डूब गई अमेरिका में, उसकी ब्रांच यहाँ भी है तो यहाँ भी तो डूबेगी ना, तो ये तो नहीं हो सकता। मेंटेनिंग फुल कैपिटल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, कि भाई कोई भी अपना पैसा किसी भी वक्त इंडिया में ला सकता है, कोई भी किसी वक्त इंडिया अपना पैसा इंडिया से वापस लेके जा सकता है, तो भी हम तो फिर फाइनेंशियली बहुत वल्नरेबल हो गए, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 ओनली।
अब देखो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। अगर आप 1 लाख रुपए कैश विड्रॉ करते हो अपने डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से, ठीक है, तो मनी सप्लाई पे कोई चेंज होगा क्या? तो हमने क्या देखा था M1, ठीक है, कि पैसा करेंसी जो पब्लिक के पास में है और जो डिमांड डिपॉजिट है बैंक के पास में, तो पैसा यहाँ से सिर्फ यहाँ आया है, ठीक है। कोई चेंज हुआ है क्या? नहीं, ऑलरेडी M1 में है। तो ये आंसर क्या होगा? लीव इट टू अनचेंज्ड। क्लियर है? अभी 2020 का क्वेश्चन देखो, इफ द आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू, मतलब क्या नहीं करेगा। एक्सपांशनिस्ट करना है मतलब एक्सपांशन करना है, लिक्विडिटी को और इंजेक्ट करना है इकोनॉमी में, ठीक है। तब पहला स्टेटमेंट देखो, कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। तो एसएलआर को कट कर देना, एसएलआर को कट करेंगे तो ऑब्वियस बात है बैंकों के पास ज्यादा पैसा रहेगा लोन देने के लिए, तो इससे एक्सपांशनिज्म देखने को मिलेगा हमें। बट क्वेश्चन क्या पूछा है? नोट डू, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखो ये है आंसर में, नहीं, 1 भी एलिमिनेट हो जाएगा, सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा? 2 ओनली, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा ना, एसएलआर को कम करेंगे तो ऑब्वियस बात है एक्सपांशनिस्ट हो जाएगी, ठीक है, ये लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी। बट क्वेश्चन क्या पूछा? नॉट, ठीक है, तो ये पहला गलत हो जाता, पहला गलत है तो ये बाहर, आंसर क्या बचता? 2 ओनली। अब ये 2020 का क्वेश्चन देखो, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। तो एक कॉमन सेंस से भी आप लगाते हैं कि यार कोऑपरेटिव बैंक्स कितना ही पैसा दे देंगे, उनके पास कितना ही कैपिटल होगा, सबसे ज़्यादा कैपिटल किसके पास में होगा? शेड्यूल कमर्शियल बैंक, बड़ी-बड़ी बैंक हैं, ठीक है, फिर रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, तो इनसे ज़्यादा कोऑपरेटिव बैंक कैसे दे सकते हैं पैसे? तो ये तो स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता, तो आराम से ये भी नहीं होता और सी भी नहीं होता, तो आंसर क्या बचता है? तो 2 या नाइदर 1 नॉर 2। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डीसीसीबी इज टू प्रोवाइड फंड्स टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, मतलब सबसे लोअर स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक है उसको पैसे देना, तो यही तो इसका मेन काम है। हमने देखा ना स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और कोऑपरेटिव लेवल, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी के लेवल पे, तो इसका यही काम है, सबसे ज़्यादा पैसा इसी को ही देगा वो, और ये कॉमन सेंस से भी लग रहा है कि यही इसका काम होना चाहिए, ठीक है, तो इसका ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होता है? बी, 2 ओनली। ये 2019 का क्वेश्चन है, ये फैक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। सर्विस एरिया अप्रोच किसने इंप्लीमेंट किया था? तो ये लीड बैंक स्कीम ने किया था। सर्विस एरिया अप्रोच अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड समझते हैं कि जहाँ पे बैंकिंग नहीं है तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर बैंक होगी जो पूरा देखेगी, तो आप आइडिया लगते हैं कि ये बैंक से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखो बाकी तो बैंकों से रिलेटेड कुछ नहीं है, सिर्फ यही है लीड बैंक, तो इसका आंसर आप आराम से बी निकाल सकते थे। ये 2019 का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसेंटली। तो बेसिकली करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो उस वक्त न्यूज़ में भी था, तो इसका पर्पस ही बेसिकली ये था कि जो 50 करोड़ तक के ऊपर के जो लोन है उनको रिजोल्यूशन करना, उनका जो एनपीए उनका रिजोल्यूशन करना, तो इसका आंसर डी है। तो बेसिकली ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसमें ज़्यादा कॉमन सेंस नहीं लगा सकते, करंट अफेयर से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा था। ये इजी क्वेश्चन था, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय, तो बेसिकली बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाई इसीलिए गई थी कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन को अपॉइंट कर सके। ये भी इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। देखो बेसिकली जो बैंक होती है ना उसके एक तो एसेट होती है और कुछ लाइबिलिटीज होती हैं, तो आप ये देखो कि लाइबिलिटीज ऐसी चीज होंगी जिनको आपके ऊपर लाइबल है, आपको वापस करना ही है। तो जो लोग आपके अकाउंट में पैसा रख रहे हैं, आपके बैंक में आके अकाउंट खोलते हैं, पैसा रखते हैं, तो आपको वापस भी तो करना है, तो ये बैंक की लाइबिलिटी है, ठीक है। तो डिपॉजिट बैंक की लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो लोन होते हैं वो बैंक के एसेट होते हैं जो उनको कमाई करके दे रहे हैं, ठीक है। डिपॉजिट में तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, बट लोन में उनको इंटरेस्ट मिलता है, फायदा होता है, तो वो एसेट हो गए, और जो डिपॉजिट है वो लाइबिलिटी है, ठीक है। ये 2018 क्वेश्चन है, डिजिटल पेमेंट को आया था, भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद यूपीआई इनेबल बैंक अकाउंट। तो हम सब भीम ऐप यूज करते हैं, तो हमको इतना बताया कि अगर यूपीआई इनेबल अकाउंट है तो आप आराम से उसको पैसे भेज सकते हो, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट होना चाहिए। सेकंड देखो, व्हाइल अ चिप इन डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, भीम ऐप हैज ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। आप सोचो कि आप डेबिट कार्ड यूज करते हो, ठीक है, एटीएम गए तो एटीएम आपने क्या करा, ज़्यादातर आपने पासवर्ड डाला, ठीक है, तो एक तो एटीएम कार्ड आपके पास में है और दूसरा आपने पासवर्ड डाला, तो 2 फैक्टर ही हुआ ना, तो 4 फैक्टर्स कैसे हुआ? उसी तरीके से भीम ऐप में भी 2 ही फैक्टर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट अपने आप ही आप यूज़ करते हो ना एटीएम कार्ड का, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि ऑथेंटिकेशन में 2 ही स्टेप आ रहे हैं, तीसरा स्टेप चौथा स्टेप कहाँ आ रहा है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? 1 ओनली। अभी भी फैक्चुअल क्वेश्चन है 2018 का, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया, ठीक है, तो बेसिकली इसका जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है यही लिंक करता है सब एटीएम को, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये 2018 क्वेश्चन है, बेसिकली करंट अफेयर में था ये, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, तो बेसिकली था क्या ये कि ये
चार्ज लगता था मर्चेंट को, जो शॉपकीपर होता था उसको चार्ज लगता था कि अगर कस्टमर ने डेबिट कार्ड का यूज़ करते हुए पेमेंट किया, तो बैंक क्या करती थी, इसको जो दुकानदार उसको चार्ज करती थी। तो बेसिकली इसी वजह से डिजिटल पेमेंट को वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, तो वहाँ उस वक़्त ये न्यूज़ में बार-बार चल रहा था। तो यही चीज़ हमारा यूपीआई में मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं मिल लगता है, ताकि यूपीआई पेमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो। तो ये इसका आंसर सी होता है, क्योंकि उस वक़्त ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। अब ये लीगल टेंडर के बारे में पूछा है। अभी हमने देखा कि लीगल टेंडर मतलब जो सरकार ऑथराइज़ करती है कि ये आपको पैसे लेने पड़ेंगे और दुकानदार लेने से मना नहीं कर सकता। ठीक है? यही लीगल टेंडर का मतलब है। तो आंसर क्या है इसका? बी, द मनी व्हिच अ क्रेडिटर इज़ अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट, मतलब अगर कोई ₹100 लेके गए, आप ब्रेड लेने गए, तो ब्रेड वाला मना नहीं कर सकता ₹100 को लेने से, क्योंकि वो लीगल टेंडर है ₹100। तो इसका आंसर होगा बी। ये 2018 क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टीडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक है, लॉस होता है, उनका एनपीए बढ़ जाता था, तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, कैपिटल जो है वो इन्फ्यूज कर रही थी। बट वो लास्ट डिकेड में ऐसा नहीं था कि बढ़ता ही जा रहा था, कभी कम भी हुआ, कभी ज़्यादा हुआ। तो ये स्टेटमेंट आप खुद सोचोगे कॉमन सेंस के, 10 साल तक लगातार पैसे अगर भरना पड़ रहे तो अभी तक तो तबाही मच जाती। ठीक है? तो ये नहीं हो सकता। Second, to put the public sector banks in order, the merger of associate banks with the parent State Bank of India has been affected। तो जब स्टेट बैंक का मर्जर इसीलिए वजह से किया गया था कि जो डुप्लीकेट हो रहा था काम, ठीक है, तो इफिशियंसी लाने के लिए मर्ज किया गया था ताकि लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 ओनली। 2017 क्वेश्चन है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। अब हमने देखा कि यूपीआई कौन चलाता है, कौन रन कर रहा है, तो ऑब्वियस अपने को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो आप आइडिया लगा सकते हो यूपीआई जैसी चीज़ कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बनी है, और एनपीसीआई अगर इस टाइप से काम कर रही है तो उसका आइडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में होगा। ठीक है? तो ये प्रमोट कर सकता है। ठीक है? इसमें इस स्टेटमेंट में गलत कुछ नहीं है। सेकंड देखो, एनपीसीआई हैज़ लॉन्च्ड रुपे क्रेडिट पेमेंट सिस्टम। ठीक है? तो बेसिकली ये अपना फैक्चुअल है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो रुपे कार्ड है वो एनपीसीआई का ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ 1 एंड 2। अब ये देखो 2017 क्वेश्चन है यूपीआई के बारे में। ठीक है? अगर यूपीआई लॉन्च होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? ठीक है? तो यहाँ पर ये देखो, पहला देखो, मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। तो ये सही है, क्योंकि मोबाइल वॉलेट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूपीआई से एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है? डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस फिजिकल करेंसी। इतने साल यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, अभी तक हमने फिजिकल करेंसी चालू है, तो ये तो नहीं हो सकता। एफडीआई का कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर पीपल, नहीं, वो उसमें भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर क्या बचता? कॉमन सेंस से भी यही बचता। ये स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक के बारे में पूछा है, क्यों बनाया गया था इसको? तो स्मॉल बिजनेस यूनिट को पैसा देने के लिए, बिल्कुल हाँ, ये देने के लिए बनाया गया था। टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, बिल्कुल स्मॉल फाइनेंस बैंक को फार्मर्स को पैसे देने के लिए भी बनाया था। टू इंकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप बिजनेस पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, नहीं, स्टार्टअप का कोई लेना देना नहीं था स्मॉल फाइनेंस बैंक का। उसका आइडिया ये था कि डिपॉजिट लेना है और जिनको लोन नहीं मिल रहा उनको लोन देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1 एंड 2। ये भी इजी क्वेश्चन है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पूछा है। ठीक है? तो ये आरबीआई का बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है, बिल्कुल। जो भी आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? एमपीसी डिसाइड करती है। इट इज़ 12 मेंबर बॉडी। अब हमने इतनी बार पढ़ लिया कि एमपीसीआई 12 मेंबर नहीं है, 6 मेंबर है। 3 गवर्नमेंट से, 3 आरबीआई से, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकता। इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं, आरबीआई गवर्नर इसको चेयर करते हैं जिनका कास्टिंग वोट होती है। तो सिर्फ 1 ओनली इसका आंसर होगा। अभी देखो 2016 में पेमेंट बैंक के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है? तो इसमें सिंपल आप एक लाइन पढ़ते, पेमेंट बैंक्स कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड। तो हमने क्या देखा कि किसी भी प्रकार का लोन नहीं दे सकते पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक मतलब आपको सिर्फ पेमेंट करना है, डिपॉजिट लेना, बस। आप लोन वगैरह मत दो। लोन के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाई है। ठीक है? तो अगर ये एलिमिनेट हो जाता, सेकंड ये भी नहीं रहता, ये भी नहीं रहता, ये भी नहीं रहता, तो आंसर क्या बचता? 1 एंड 3 ओनली। ये 2016 क्वेश्चन है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का। तो बेसिकली इसको आप आराम से अगर थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट इज डिटेल्ड प्रोसीजर बाय विच अ बैंक विथ ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज टेकन ओवर बाय अनदर बैंक। पहली बात, एक दूसरे बैंक का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कोई क्यों ही लेगा? ठीक है? और लेगा भी तो उसका नाम कोर बैंकिंग सॉल्यूशन तो नहीं रखेगा। ठीक है? बैंकिंग, जहाँ बैंकिंग हमें प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तो वो लोन का लेना देना तो नहीं होगा। ठीक है? तो ये अगर एलिमेंट हो जाता तो आपका ये भी आंसर नहीं बचता, ये भी नहीं बचता, ये भी नहीं बचता, सिर्फ इसका 1 ओनली बचता। तो इस तरीके से इसको आप आंसर कर सकते थे। फिर 2015 में जनधन योजना के बारे में पूछ लिया, ऑब्वियस सी बात है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बनी है। ठीक है? फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये 2015 क्वेश्चन है कि अगर आरबीआई एसएलआर कम कर दे तो क्या होगा? एसएलआर मतलब बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश, गोल्ड अपने पास में रखना होता है। ठीक है? सर्टेन अमाउंट तक। अगर वो कम कर दें तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे, तो मतलब लोन देने का जो इंटरेस्ट होगा वो कम हो जाएगा।
तो ये इसका आंसर होगा। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मे कट देयर लैंडिंग रेट्स, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसे देने के लिए, अदरवाइज क्या होता, सीआरआर और एसएलआर से पैसा ब्लॉक होता जा रहा था। तो इसका आंसर होगा सी। ये 2015 क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बैंक क्रेडिट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन कंपोनेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो मॉनेटरी पॉलिसी हमने देखी ना कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, एचडीएफ, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट है। तो बैंक रेट होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन होगा, पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू तो होगा नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। ये 2014 क्वेश्चन है, एमएसएफ के बारे में पूछा है। अभी हमने पढ़ा कि जब रेपो रेट से आप पैसे नहीं ले पा रहे हो, बैंकों को आरबीआई से पैसे उधार लेने होते हैं, तो अगर मान लो आप रेपो रेट का यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आप एमएसएफ का यूज़ करते हुए पैसे जो है आरबीआई से उधार ले सकते हो, ठीक है। बट उसके लिए आप क्या कर रहे हो, एसएलआर में अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी हुई उसको आप प्लेज कर रहे हो, ठीक है। तो वो ज़्यादा आपको रेपो रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है। तो ये एक टाइप का क्या है, ये बैंकिंग ऑपरेशन है। कम्युनिकेशन नेटवर्किंग नहीं हो सकता, मिलिट्री स्ट्रेटेजीज नहीं हो सकती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं होता। तो ये वैसे भी कॉमन सेंस में नहीं आ रहा था, सिर्फ बैंकिंग ऑपरेशन ही आ रहा था। तो ये था हमारा मनी इन बैंकिंग का चैप्टर। हमने पूरा चैप्टर रिवाइज भी कर लिया और उसके हमने पीवाईक्यूज भी कवर कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इकोनॉमी का लेके आएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।